हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे। पिछले वीडियो में बेटा हम लोग बात कर रहे थे इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे। अब उससे आगे की बात करें इससे पहले हम लोग पीछे का एक बार रिकॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की इकोलॉजी क्या है। तो मैंने आप लोग को बताया ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट से जो भी रिलेशन है उसी की स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोल देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बात की, जैसे टर्म इकोलॉजी गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। फिर उसके बाद में फादर ऑफ इकोलॉजी, राइटर, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। देन उसके बाद में हम लोगों ने इंटरेक्शंस के बेस पे इकोलॉजिकल हायरार्की की बात की। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात की इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट से ऑर्गेनिज्म। फिर ऑर्गेनिज्म के बाद में हमारा आता है क्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद हमारा फॉर्मेशन होता है कम्युनिटी का। कम्युनिटी के बाद में हमारा इकोसिस्टम। देन उसके बाद में बायोम और उसके बाद में बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बेटा ये इंटरेक्शंस क्या ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होते हैं क्या? नहीं, ये इंटरेक्शन और पहले से हो रहे हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे सेल का फॉर्मेशन करते हैं। सेल्स जब आपस में इंटरेक्शंस करती हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जब टिश्यू आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जब ढेर सारे ऑर्गन आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन हम लोग के इकोलॉजी की स्टार्टिंग होती है ऑर्गेनिज्म से, इसलिए इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म की। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना इकोलॉजिकल हायरार्की के अंदर अगर हम लोग इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म। देन उसके बाद में हमारा आ जाएगा पॉपुलेशन। देन उसके बाद हमारा फॉर्मेशन होगा कम्युनिटी का, और कम्युनिटी के बाद में बनता है हमारा इकोसिस्टम, और बड़े इकोसिस्टम को हम लोगों ने बोल दिया था बायोम। देन उसके बाद में बायोस्फीयर। अब उसी में हम लोग आगे की बात करेंगे। बेटा आप लोग के एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं इंटरेक्शंस को समझने के लिए। ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शन रखता है उसको समझने के लिए आप लोग के फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। उस क्वेश्चंस में बोला गया है कि आप लोग अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो दो तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी इंटरेक्शन को समझने के लिए, एक हाउ और दूसरा व्हाई। आपका हाउ से पता लगता है कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे, इससे आप लोग का पता लगेगा मैकेनिज्म के बारे में, क्या इंटरेक्शंस की क्या मैकेनिज्म है। और वाई से आप लोग का आंसर मिलता है सिग्निफिकेंस का। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग के जो बुक में दिए उसकी बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले दिया है बुलबुल सिंगिंग। बुलबुल सिंगिंग क्यों करती है? ठीक है बेटा, तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक हाउ और दूसरा व्हाई। हाउ से आप लोग को पता लगेगा मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में? मैकेनिज्म, कैसे बुलबुल सिंगिंग करती है। तो हाउ से हमारा पता लगता है मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में? मैकेनिज्म के बारे में। और मैकेनिज्म बताती है कि बुलबुल सिंगिंग कैसे कर पाती है, तो थ्रू सिरिंग्स एंड वाइब्रेटिंग बोन्स। ठीक है बेटा, जैसे हमारे अंदर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए लैरिंग्स होता है उसी तरीके से बर्ड्स के अंदर क्या होता है, सिरिंग्स होता है। इसी को बोल देते हैं हम लोग साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। ठीक है बेटा, बर्ड्स के अंदर सिरिंग्स होता है और हमारे अंदर लैरिंग्स होता है। ठीक है बेटा, तो जैसे ही हम बोलने की कोशिश करते हैं तो अंदर से जब एयर बाहर निकलती है तो हमारे अंदर जो लैरिंग्स है उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स पे जैसे ही एयर टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी तरीके से जब बर्ड्स अपने अंदर की एयर को बाहर निकालते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तो ये जाके सिरिंग्स के वाइब्रेटिंग बोन्स पे टकराती है और साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे गिटार के वायर से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जब जाके हमारा एयर टकराता है यहाँ के सिरिंग्स के वाइब्रेटिंग बोन्स पे तो साउंड क्रिएट होता है। अब उसको शब्द हमारी टंग दे देती है। ठीक है बेटा, तो बर्ड्स के अंदर अगर पूछा जाए कि बुलबुल सिंगिंग कैसे करती है, हाउ, तो इसकी मैकेनिज्म आप लोग जान गए, सिरिंग्स के थ्रू करती है, वाइब्रेटिंग बोन्स होती है, तो जैसे ही एयर बाहर निकलती है उस पर टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई। क्या इसका महत्व क्या है, क्यों ये बुलबुल सिंगिंग कर रही है? तो इसका जो महत्व है, सिग्निफिकेंस टू कम्युनिकेट विथ इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन के अंदर अपने मेट को वो अट्रैक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए क्या करती है, कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए सिंगिंग करती है। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हो गया। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है,
वाई नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली व्हाइट, रात के समय पे जो फ्लावर खिलते हैं वो व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? ठीक है बेटा, तो आप लोग को पता है कि व्हाइट कलर क्या होता है? लाइट का गुड रिफ्लेक्टर होता है। व्हाइट कलर इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो नाइट के समय पे लाइट बहुत कम होती है, तो फ्लावर क्या करता है, अगर व्हाइट कलर का होगा, प्लांट अगर अपने व्हाइट फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर थोड़ी सी भी लाइट पड़ेगी, मून की भी लाइट पड़ेगी, तो वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। इससे वो क्या होगा, अपने पॉलिनेटर्स को आसानी से दिखाई देगा, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा, उससे उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, अपने पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर जो होता है वो लाइट का गुड रिफ्लेक्टर होता है, सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो आसानी से अपने पॉलिनेटर को दिखाई दे जाता है। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन आप लोग का दिया एनसीईआरटी के अंदर, हाउ डज बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर, कैसे मधुमक्खी जानती है कि किस फ्लावर के अंदर नेक्टर है? ठीक है बेटा, तो इसका आंसर होगा बाय फ्रेगनेंस, उसके महक से जानेगी, या फिर कलर, कई प्रकार के कलर होते हैं, उन कलर से पहचान लेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी। मॉडर्न स्टडीज में पता लगा है कि फ्लावर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हनी भी उसको क्या कर लेती है, पहचान लेती है। तो हनी भी अपने फ्लावर को कैसे पहचानती है? फ्रेगनेंस, ठीक है, और कलर से और इलेक्ट्रिक फील्ड से। नेक्टर के लिए वो जब जाती है तो उसके फ्लावर के फ्रेगनेंस, कलर और इलेक्ट्रिक फील्ड से वो फ्लावर को पहचान लेती है। अब इसी हाउ और वाई वाले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स, कैक्टस के अंदर क्यों इतने ढेर सारे थॉर्न होते हैं? तो बेटा आप लोग को पता है कैक्टस क्या होता है, जीरोफिटिक प्लांट है। जीरोफिटिक प्लांट ऐसे जगह पे होते हैं जहां पे पानी बहुत कम होता है, तो कैक्टस क्या करता है, अपने वाटर को वो बचाना चाहता है, वाटर लॉस को, जो ट्रांसपायरेशन से वाटर का लॉस हो रहा है वो चाहता है कि कम लॉस हो। तो उसने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए, उसने अपने लीव्स को क्या कर दिया है, थॉर्न्स में बदल दिया है, कांटों में बदल दिया है, जिससे सरफेस एरिया कम होगा तो कम ट्रांसपायरेशन होगा, तो कम वाटर का लॉस होगा, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा कैक्टस क्यों अपने अंदर थॉर्न बनाता है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को रोकने के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, जीरोफिटिक प्लांट होता है। क्या होता है, जीरोफिटिक प्लांट है। ठीक है बेटा, तो इससे क्या होगा, लीव्स के जगह पे जब कांटे रहेंगे तो उससे सरफेस एरिया कम होगा, तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, इससे वाटर का लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसी में हाउ और वाई वाले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पुट किया है वहां पे एनसीईआरटी के अंदर, हाउ डज चिक रिकॉग्नाइज हर ऑन मदर। चिक, चूजे जो होते हैं, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, वो अपने मदर को कैसे पहचानते हैं? तो इसका आंसर है बाय इम्प्रिंटिंग। उनके मदर के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप की इम्प्रिंटिंग होती है, अलग अलग बर्ड्स के ऊपर अलग अलग इम्प्रिंटिंग चिन्ह, निशान होते हैं, तो उस निशान से वो अपने मदर को पहचान लेता है। ठीक है बेटा, जैसे ही वो अंडे में से निकलता है, जो उसके पास जो भी होगा वो उसको अपनी मदर मान लेता है, जो भी मुर्गी उसके पास में होगी उसके इम्प्रिंटिंग चिन्हों से वो उसको पहचान के अपनी मदर मान लेता है। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई आपकी, कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसमें बताया था इंटरेक्शंस कैसे होती है ऑर्गेनिज्म को, उसको आप लोग समझ सकते हैं हाउ और वाई वाले क्वेश्चंस से। ठीक है बेटा, इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।